दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को समझेंगे, जिसके अंदर सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 17 तक दिए गए हैं। तो इन सेक्शंस के अंदर हमें बेसिकली किस टॉपिक के बारे में बताया गया, ये हमें बताता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन एंड अदर, कि एक पार्टनर का रिलेशन दूसरे पार्टनर के साथ कैसा होगा, इन सेक्शंस के अंदर बताया गया। और ये सेक्शंस तभी एप्लीकेबल हैं जब उन पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई नहीं की। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दी चीज़, तो फिर तो उस हिसाब से रिलेशन चलेगा। अदरवाइज ये जो सेक्शन है 9 to 17, इसको फॉलो करना पड़ेगा इनको इन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम सेक्शन 9 को देखते हैं। सेक्शन 9 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 9 बोलता है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, कि ये चीज़ें तो उनको फॉलो करनी ही करनी है। ये जनरल ड्यूटीज़ हैं किनकी? पार्टनर्स की। अब जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 ड्यूटीज़ आ जाती हैं, जो पार्टनर्स की 3 ड्यूटीज़ होती हैं यहाँ पे। इस सेक्शन को हम एब्सोल्यूट गुड फेथ के नाम से बोल सकते हैं, कि इसी सेक्शन से एब्सोल्यूट गुड फेथ की बात सामने आती है पार्टनर्स के बीच में, कि उनके बीच में गुड फेथ होगा। और कैसा होगा? एब्सोल्यूट गुड फेथ होगा। अब देखिए 3 चीज़ें कौन कौन सी सेक्शन से निकल के आती है। पहली बात, ये सेक्शन बोलता है इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब कॉमन एडवांटेज, कि ये जो काम करेंगे सारे पार्टनर्स मिल के, ये कॉमन एडवांटेज के लिए करेंगे। सभी व्यक्ति एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए करेंगे। अगर ए, बी और सी पार्टनर है, तो जब ये ए काम करेगा तो बी और सी के इंटरेस्ट के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। बी काम करेगा वो भी दोनों के लिए करेगा, सी काम करेगा वो भी दोनों के लिए करेगा। तो सब एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए, कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे। तो पहली चीज़ जो है सेक्शन 9 के अंदर जो जनरल ड्यूटी है, हमें ये बताई गई है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो बताई गई है वो क्या है? जस्ट एंड फेथफुल, कि वो सारे कैसे होंगे? एक दूसरे के साथ जस्ट एंड फेथफुल होंगे, एक दूसरे पे भरोसा करके काम करेंगे। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट आता है, अगर एक पार्टनर, ए पार्टनर और बी, 2 पार्टनर हैं, अगर ये पार्टनर इसकी वाइफ के साथ अडल्ट्री करता है, तो ये एक बेस बन जाता है किस चीज़ का? पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जस्ट एंड फेथफुल वे में काम नहीं किया। तो जो पार्टनर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जस्ट एंड फेथफुल रहना पड़ेगा, एक दूसरे पे भरोसा करके काम करना पड़ेगा, टू ईच अदर। ठीक है। और तीसरी बात जो इस सेक्शन से निकल के आती है वो ये आती है कि उनको रेंडर करने पड़ेंगे ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, उनको जो भी उनके बीच में जैसे जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है, मान लीजिए ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बाकी दोनों पार्टनर्स के सामने ट्रू अकाउंट्स रेंडर करेगा, उनको बिल्कुल सही फिगर्स बताएगा जो भी चीज़ें फॉर्म्स के अंदर हो रही हैं। और अगर किसी भी पार्टनर के पास, ए पार्टनर, बी पार्टनर या सी पार्टनर से किसी भी पार्टनर के पास कोई इन्फॉर्मेशन है किसी कोई भी बिजनेस के रिगार्डिंग, जिससे कि उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो उसको बाकी दोनों पार्टनर्स को भी बताएगा। उसका फ़ायदा जो है वो खुद अकेले नहीं उठाएगा, उसको बाकी पार्टनर्स को भी वो फुल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं सेक्शन 9 के अंदर दी गई हैं। अब एक बार हम सेक्शन 9 को रीड करते हैं। सेक्शन 9 क्या बोलता है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स के बारे में? पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू ग्रेट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज क्या बोला था मैंने? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ये चीज़ फर्स्ट थिंग है, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जिसको इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल आप बोल सकते हो, कि सब एक दूसरे के एडवांटेज के लिए काम करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है? टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? जस्ट एंड फेथफुल रहेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है? एंड रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, कि वो ट्रू अकाउंट्स और इन्फॉर्मेशन देंगे एक दूसरे को। ऑल द थिंग अफेक्टिंग द फर्म्स टू एनी पार्टनर, की कोई भी चीज़ जो फर्म को इफेक्ट कर रही है। हिज हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके हेयर को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके की सारी ट्रू अकाउंट्स और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बिजनेस के रिगार्डिंग। तो सेक्शन
9 के अंदर हमें ये बात बताई गई है जनरल ड्यूटीज की। तो 3 चीज़ें आपने बेसिकली याद रखनी है सेक्शन 9 के अंदर। फिर आते हैं हम सेक्शन 10 के ऊपर। सेक्शन 10 जो है वो क्या बोलता है, यहाँ पे आप अपने बेयर एक्ट को जरूर खोल के साथ में रखिएगा, तभी आपकी हेल्प होगी, अदरवाइज आपको ये चीज़ें समझने में बहुत मुश्किल होगी। तो बेयर एक्ट को अपने साथ जरूर रखिएगा। सेक्शन 10 बोलता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। अब इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? इंडेमनीफाई का मतलब होता है कंपनसेट करना। अब कब ये इंडेमनीफाई करने की ड्यूटी आती है सेक्शन 10 के हिसाब से? जब कोई लॉस किसी पर्टिकुलर पार्टनर के फ्रॉड के कारण हो। जब कोई पार्टनर से ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, ये पार्टनर फ्रॉड करता है फर्म के साथ और उसके कारण ये जो इनकी पूरी पार्टनरशिप है इसको लॉस होता है, तो ये जो पार्टनर है जिसने फ्रॉड किया इस पार्टनरशिप फर्म के साथ, उसको इस पूरी पार्टनरशिप फर्म को कंपनसेट करना होगा जितना भी लॉस उसके कारण हुआ। अगर मान लीजिए 10,000 रुपये का लॉस होता है बी के कारण, तो उसको 10,000 रुपये फर्म को देने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी है, उसके फ्रॉड के कारण, उसके एक्ट के कारण नहीं, क्योंकि एक्ट तो कोई भी कर सकता है और वो पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे करता है और वो गुड फेथ के अंदर करता है, तो उसके लिए नहीं, उसके लिए पूरी पार्टनरशिप फर्म लाइबल होगी। लेकिन अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो फिर उसके लिए वो पर्टिकुलर पार्टनर जो है लाइबल होगा, पूरी पार्टनरशिप फर्म लाइबल नहीं होगी, और वो जो पार्टनर है जिसने फ्रॉड किया है वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। तो ये बात हमें सेक्शन 10 के अंदर बोली गई। एक बार हम रीड करते हैं। एवरी पार्टनर shall indemnify the firm for any loss caused to it by its fraud in the conduct of the business or business of the firm। तो वो जो पार्टनर है वो इंडेमनीफाई करेगा कोई भी लॉस अगर होता है उसके फ्रॉड के कारण, उसके फ्रॉड के कारण कंडक्ट के अंदर बिजनेस के, तो वो फर्म को उसके लिए इंडेमनीफाई करेगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 11 के ऊपर। अब देखिए सेक्शन 11 क्या बोलता है। ये बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। क्या कर रहे हैं हम? राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज को डिटरमाइन कर रहे हैं पार्टनर्स की बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसके द्वारा। अब क्या बोलता है, अगर इस सेक्शन को रीड करो आप अपने बेयर एक्ट में से, बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि भाई जो चीज़ इस एक्ट में लिखी गई है उसके प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो उनके बीच की जो राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी वो किस तरीके से डिटरमाइन होंगी? जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसके हिसाब से। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर हम अपनी कुछ बातें लिखेंगे कि हमारे क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी जो पार्टनर्स होंगे, तो वो बातें उस कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमाइन होगी। ये बात कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 11 बोलता है। इसलिए हम इसको वॉलेंट्री एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वॉलेंटरली एग्री हो रहे हैं कि हमारे बीच के राइट्स ये होंगे, हमारे बीच की ड्यूटीज़ ये होंगी। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिटरमाइन करेंगे। और ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर अपनी राइट्स एंड ड्यूटी लिखेंगे, वो कैसे हो सकता है? जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। और अगर इस ये जो इन्होंने अपने बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर इन्हें वेरी करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी पार्टनर्स की कंसर्ट लेनी पड़ेगी, ऑल पार्टनर्स। ये नहीं कि 2 या 3 पार्टनर मिलके, अगर 10 पार्टनर है तो 10 के 10 पार्टनर्स की कंसर्ट लेनी पड़ेगी। एंड सच कंसर्न में भी एक्सप्रेस और में भी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। और वो कंसर्न कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात और बोलता है इसी सेक्शन के अंदर, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं उसका सेक्शन 27 जो है, वहाँ पे हमें बताया गया कि कोई भी एग्रीमेंट जो ट्रेड को रिस्ट्रेन करता है, इस तरीके का एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सच कॉन्ट्रैक्ट में बी प्रोवाइडेड अ पार्टनर शेल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस। ये पार्टनर जो है कोई भी इस तरीके का बिजनेस नहीं करेगा अदर देन दैट ऑफ द फर्म वाइल ही इज पार्टनर, की जो कि फर्म के अलावा किसी और टाइप का काम है, जब वो उस फर्म के अंदर पार्टनर है तो वो उसके अलावा किसी और तरीके का काम नहीं करेगा। ये बात यहाँ पे
बोली गई। अब एक बार हम सेक्शन 11 को रीड करते हैं। क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो किस तरीके से होगा? कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होगा। उनके बीच की जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं किस तरीके से डिटरमाइन होगी? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होंगी। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। और ये एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकता है। और अगर उसके अंदर कोई चेंज करना है, सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वैलिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर की कंसर्न चाहिए होगी, और वो कंसर्न भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। तो सेक्शन 11 के अंदर इतनी बात बोली गई। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 12 के ऊपर। अब देखिए सेक्शन 12 जो है वो किस बारे में बात करता है? ये कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के बारे में बात करता है कि किस तरीके से बिजनेस का कंडक्ट होगा। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात लिख दी गई तो आप कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करोगे, अदरवाइज आप सेक्शन 12 को फॉलो करोगे। अगर आपने इस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप सारे सेक्शंस के अंदर ये बात बोली जाएगी 19 तक, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गया तो वो बात, अदरवाइज ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। बिटवीन द पार्टनर्स एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि हर एक पार्टनर जो होगा, एवरी पार्टनर हैज राइट, हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार होगा कि वो बिजनेस के कंडक्ट के अंदर, बिजनेस के काम के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। अब यहाँ पे एवरी पार्टनर का मतलब क्या होगा? एवरी पार्टनर, अब इसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो एवरी पार्टनर मतलब जितने भी टाइप के पार्टनर्स होते हैं, वेदर ही इज एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, कोई भी पार्टनर है वो पार्टनरशिप के कंडक्ट के अंदर, बिजनेस के अंदर पार्ट ले सकता है। दूसरी बात बोलता है एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस। किस तरीके से वो काम करेगा? डिलीजेंटली करेगा। डिलीजेंटली मतलब पूरी सतर्कता से करेगा। ये अगर वो कोई काम नेग्लिजेंटली करता है तो उसके लिए फिर वो लाइबल होगा। जैसे वो फ्रॉड के लिए लाइबल होता है, ऐसे अगर वो कोई काम नेग्लिजेंटली करता है तो उसके लिए फिर वो पर्टिकुलर पार्टनर लाइबल होगा, उसके लिए फिर पूरी पार्टनरशिप फर्म लाइबल नहीं होगी। ये इसके बी पार्ट में बोला गया। फिर सी में बोलता है कि एनी डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर्स। अब हमें कौन से मैटर्स के बारे में बता रहे हैं? ऑर्डिनरी मैटर्स, मतलब कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जो नॉर्मल तौर पर होती हैं उनके बारे में, कि कोई भी डिफरेंस अगर अराइज होता है किसी ऑर्डिनरी मैटर के अंदर, मतलब जैसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कनेक्टेड विद द बिजनेस, जो कि बिजनेस से कनेक्टेड है, मे बी डिसाइडेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स। तो उसके अंदर जो पार्टनर्स की मेजोरिटी है वो उसको डिसाइड करेंगे। जैसे ए बी सी डी ई पार्टनर्स है, तो अगर यहाँ पे 3 पार्टनर ने मिल के किसी ऑर्डिनरी मैटर के ऊपर अपनी मेजोरिटी दे दी, तो जो इन्होंने बात बोल दी वो बात चलेगी, क्योंकि ये मेजोरिटी हो जाएगी। एंड एवरी पार्टनर शैल हैव राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। लेकिन यहाँ पे ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, डी पार्टनर, ई पार्टनर, सभी के पास ये राइट होगा कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करे। बात मेजोरिटी की चलेगी, लेकिन सभी पार्टनर अपनी बात को पार्टनरशिप फर्म के सामने या पार्टनर्स के सामने रखेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो कोई भी पार्टनर हो। एंड before the matter is decided, but no change may be made in the nature of business without the consent of all the partners। ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर हमें नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर चेंज करना है तो वहां पे हमें सभी पार्टनर की कंसर्ट लेनी पड़ेगी, किसी पार्टनर को छोड़ना नहीं होगा। जैसे हमारे पास ए बी सी डी पार्टनर्स थे, तो अगर हम, हमारे पास मेजॉरिटी भी बोलती है कि हमें अपना जो बिजनेस है उसका नेचर चेंज करना है, मतलब पहले हम कोल का काम करते थे पार्टनरशिप में, अब हम मेटल का काम करना चाहते हैं, तो ये अगर मेजॉरिटी बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक सारे के सारे पार्टनर्स ए बी सी डी नहीं मान जाते तब तक वो अपना नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज नहीं कर सकते। इसको हम फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की बात भी बोलते हैं, कि फंडामेंटल इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स होंगे उनको बिना सभी के कंसर्ट के चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं उनको तो मेजॉरिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस के मैटर होंगे उसके लिए सभी पार्टनर की कंसर्ट लेना जरूरी है। फिर आते हैं हम डी पॉइंट के ऊपर। डी पॉइंट बोलता है कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट अ कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। की उसके पास क्या है? एक्सेस का राइट है और इंस्पेक्ट करने का राइट है। किस चीज को? जो कोई भी बुक्स हैं, कोई भी जो बुक्स हैं फर्म की, उनको, उनकी कॉपी लेने का, उनको एक्सेस करने का, उनको इंस्पेक्ट करने का किसके पास राइट है? हर एक पार्टनर के पास। तो हर एक पार्टनर का मतलब वेदर ही इज स्लीपिंग पार्टनर, वेदर ही इज एक्टिव पार्टनर, या जितने भी टाइप के पार्टनर हैं, सभी के पास ये राइट है कि वो
एक्सेस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं किसी भी बुक्स की जो कि पार्टनरशिप की है। ये सेक्शन 12 के अंदर हमें बताया गया। तो सेक्शन 12 को आप रीड कर सकते हैं, जो बातें मैंने बोली है वही सारी बातें हैं। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 13 के ऊपर, म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटीज। म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटीज की बात हो रही है। अब देखिए सबसे पहला ही वर्ड क्या आ रहा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अगर हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया तो भाई कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, अदरवाइज हम सेक्शन 13 के ऊपर आ जाएंगे म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज के लिए। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, ये सेक्शन बोलता है, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अपने काम के लिए जो बिजनेस में कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया, अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख देते हैं कि पार्टनर को 1,00,000 रुपए प्रति माह मिलेगा, प्रति महीने मिलेगा, पर मंथ मिलेगा, तो फिर वो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, और सबसे पहली लाइन ही क्या है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो फिर पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कोई उसको रेम्यूनरेशन, रेगुलर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात बोलता है, the partners are entitled to share equally in the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे और लॉसेज इक्वली शेयर करेंगे। अगर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि भाई एक पार्टनर 1/2 लेगा, एक पार्टनर 1/3 लेगा, एक पार्टनर 1/5 लेगा, इस तरीके से वो लिख रहे हैं तो वो चीज़ चलेगी। अदरवाइज अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो फिर जिस रेशियो, इक्वल रेशियो के अंदर, जैसे अगर 2 पार्टनर है तो 1/2 दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयर होगा और लॉसेस शेयर होंगे। जो भी रेशियो यहाँ पे दी गई है बी पार्ट के अंदर इक्वली होगा, वो लॉसेस भी इक्वली शेयर होंगे और प्रॉफिट भी इक्वली शेयर होंगे। अब मान लीजिए कि अगर कोई पार्टनर, मतलब जैसे उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि उनका प्रॉफिट तो 1/3 के शेयर में होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि उनके लॉसेस किस प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। तो अगर वो इस चीज़ को लिखना भूल जाते हैं तो फिर लॉसेस जो होते हैं प्रॉफिट वाली रेशियो के अंदर ही शेयर हो जाते हैं। ये बात एम गोविंदा एंड कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस के अंदर भी बोली गई कि क्या लायबिलिटी होगी लॉसेस को शेयर करने की। तो ये बात हमें बी पॉइंट के अंदर पता चलती है। उसके बाद हम आते हैं सी के ऊपर, वेयर द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोल रहा है कि अगर कोई, जैसे जब कोई पार्टनर एंटर हुआ, ए पार्टनर एंटर हुआ, उसने कुछ कैपिटल लगाई होगी पार्टनरशिप में आने के लिए, जैसे उसने 1,00,000 रुपए लगाए, टोटल पार्टनरशिप का अमाउंट 3,00,000 था, मतलब 3,00,000 की टोटल कैपिटल थी, 3 पार्टनर, तीनों ने 1,00,000 1,00,000 1,00,000 लगाए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब ये जो इन्होंने अपनी कैपिटल लगाई और अगर इसके ऊपर इनको कोई इंटरेस्ट चाहिए तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा, लेकिन वो कहाँ से मिलेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें से मिलेगा पार्टनरशिप के। और वो कब मिलेगा, जब उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, तभी जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर उनके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, तो फिर उनको किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रोपोर्शनेट, जितना इनसफिशिएंट है उसी के प्रोपोर्शनेट के अंदर उनको वहां पे प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। और अगर उनके पास प्रॉफिट होता ही नहीं, वो लॉस में चल रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट से मिलता है। तो प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। फिर आते हैं हम डी पॉइंट के ऊपर। डी पॉइंट क्या बोलता है, अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि भाई कैपिटल के अलावा अगर वो कोई और अमाउंट देता है, ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट देयरऑन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलेगा। तब जब उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज़ मेंशन नहीं कर रखी तो 6% मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देंगे तो उतना मिलेगा, अदरवाइज 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल के ऊपर अगर वो कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है, द फर्म शेल इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। क्या बोल रहा है कि जो फर्म है, यहाँ पे फर्म की लायबिलिटी बोल रहा है कि फर्म जो है वो इंडेमनीफाई करेगी किसको, पार्टनर को। फर्म जो है किसको इंडेमनीफाई करेगी, पार्टनर को। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है, हमने पहले सीखा था, कंपनसिएट करेगी। फर्म जो है पार्टनर को कंपनसिएट करेगी। ऐसी अभी जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है एफ, उसके अंदर क्या है, पार्टनर जो है वो फर्म को
कंपनसेट करेगा, इंडेमनीफाई करेगा। अब फर्म कब पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी? जब जो पार्टनर है उसने कोई पेमेंट की हो, पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि उसने पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर या प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर उनकी कोई पेमेंट की हो। या दूसरी बात, इन डूइंग सच एक्ट इन एन एमरजेंसी, कि भाई कोई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इस तरीके की पेमेंट या कोई लायबिलिटी खुद अपने ऊपर उठाई हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म, किस लिए? उस फर्म को बचाने के लिए लॉसेस से, जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति करता इन हिज ऑन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, कि अगर वो खुद इन सर्कमस्टांसेस के अंदर होता तो वो भी इसी प्रकार के एक्सपेंसेस करता जो इस पार्टनर ने उस फर्म के लिए किए, तो फिर उसके लिए उसको कंपनसेट फर्म के द्वारा कर दिया जाएगा। और एफ पॉइंट क्या बोलता है? अ पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज बाय इट टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट, कि अगर कोई चीज विलफुल नेग्लेक्ट के द्वारा की जाती है, विलफुल नेग्लेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? पार्टनर के द्वारा, तो पार्टनर उसके लिए फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। तो सेक्शन 13 के अंदर इतनी चीजें हैं। फिर आते हैं हम सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 क्या बोलता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मतलब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब बताया गया है, अगर हम इस डेफिनेशन को सही से पढ़ें, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, जो मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक, कि कोई भी जो प्रॉपर्टी ओरिजिनली खरीदी गई थी वो प्रॉपर्टी जो है क्या कहलाएगी? फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगी, जिसको फर्म के स्टॉक के अंदर लेके आया गया ऑफ द फर्म। या फिर सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में अक्वायर किया गया या परचेज किया गया, और अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म, किसके लिए? फर्म के लिए, फॉर द पर्पस एंड इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, की उस फर्म की पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए उसको अक्वायर किया गया या परचेज किया गया। एंड इंक्लूड्स ऑल्सो द गुडविल ऑफ द बिजनेस, और तीसरी चीज क्या हो गई? गुडविल हो गई। तो तीन चीजें हो गई, जो ओरिजिनली ब्रॉट की गई कोई भी प्रॉपर्टी, जो सब्सिक्वेंटली एक्वायर या परचेज की गई, और गुडविल हो गई। तो ये जो तीन चीजें होती हैं, इसको इस सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन 14 के हिसाब से क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बोला जाता है। अब यहाँ पे जो सेक्शन ये 14 सेक्शन है, यहाँ पे हमें ये चीज़ भी पता होना चाहिए, जैसे अगर कोई पार्टनर की प्रॉपर्टी होती है, उसको अगर पार्टनरशिप फर्म यूज़ करती है, मतलब उसने पूरी तरीके से पार्टनरशिप के लिए यूज़ किया उसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसको पार्टनरशिप के लिए यूज़ किया गया। हाँ, अगर उस प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट किया जाता है, पर्टिकुलर एग्रीमेंट किया जाता है उस पार्टनर के साथ कि ये जो प्रॉपर्टी है अब ये पार्टनरशिप की हो गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की मानी जाएगी। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी उस पार्टनर की ही रहेगी। ये बात एक केस के अंदर भी आई थी जिसका नाम था आर्म ग्रुप एंटरप्राइजेज लिमिटेड वर्सेज वॉल्ड्रॉफ रेस्टोरेंट, 2003 का केस है ये। और यही सेम बात बोली गई थी, जैसे एक पार्टनर अलाउ कर दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी आप मेरी यूज़ कर लो पार्टनरशिप के अंदर, तो यही सेम फैक्ट्स एक और केस के अंदर आए थे, नूर मोहम्मद मीर वर्सेस कादिर मीर AIR 1983 का केस है ये। तो इन दोनों केसेस के अंदर यही बात जो है सामने आई थी। और गुडविल जो है वो एक तरीके की प्रॉपर्टी है, जैसे बाकी प्रॉपर्टी फर्म की बिकती है उसी तरीके से गुडविल जो है वो भी सेल होती है। गुडविल मतलब कि एक तरीके से गुडविल क्या होती है कि भाई आपका जो कस्टमर है आपके पास ही आ रहा है, आप जो है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, मतलब जो सेम काम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में आप ज़्यादा प्राइस रख पा रहे हो अपने गुड का, और लोग आपके पास ही लौट के आ रहे हैं, उसको हम गुडविल बोलते हैं। ये टाइम के साथ अर्न होती है कि भाई टाइम के साथ लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपसे सामान खरीदते हैं, तो उसको हम गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल भी जो होती है वो अपने आप में क्या बन जाती है? एक प्रॉपर्टी बन जाती है। इसी के कारण जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। जो
जितना प्रॉफिट होना चाहिए तो वो तो हो रहा है, उसके अलावा जो गुडविल हमें प्रॉफिट ला के दे रही है वो सुपर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे बोलता है अनलेस द कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर्स प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद मनी बिलोंगिंग टू द फर्म आर डीम्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म। तो ये सिंपल सी बात है, समझ आ रही है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी किस चीज से खरीदी जा रही है, मनी बिलोंगिंग टू द फर्म से खरीदी जा रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो फर्म की ही प्रॉपर्टी है। फिर आते हैं हम सेक्शन 15 के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसका एप्लीकेशन मतलब उसका यूज किस तरफ होगा ये बताता है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, या तो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोल दिया हो द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। वो किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करेंगे। और अगर वो इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो वहां पे उनको उस पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ये हमने पहले भी समझा। जैसे एक पार्टनरशिप के पास एक कार है, अब वो पार्टनरशिप ने क्यों ली होगी, अपने बिजनेस पर्पस के लिए ली होगी। अब ए पार्टनर है, बी पार्टनर है कि भाई बिजनेस के लिए अगर कोई भी काम होगा तो हम इस कार को यूज करेंगे, लेकिन ए पार्टनर क्या करता है, अपनी फैमिली को इस गाड़ी में घुमाने ले जाता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, तो यहाँ पे ए को उस फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा कि भाई पैसे दे, तूने एक फर्म की प्रॉपर्टी कैसे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर ली। तो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं की जा सकती वो प्रॉपर्टी, वो सिर्फ किसके लिए यूज की जाएगी, बिजनेस के पर्पस के लिए यूज की जाएगी सेक्शन 15 के हिसाब से। फिर आखिरी सेक्शन जो है इस टॉपिक का, नहीं दो सेक्शन है 16 और 17। सेक्शन 16 क्या बोलता है, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, कि भाई कोई अगर पर्सनल प्रॉफिट पार्टनर के द्वारा अर्न किया जाता है तो वहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। वही बात बोलता है इफ अ पार्टनर ड्राइव्स एनी प्रॉफिट, कि अगर पार्टनर कोई भी प्रॉफिट ड्राइव करता है फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन, कि किसी भी ट्रांजेक्शन में से, कौन सी ट्रांजेक्शन में से, फर्म की ट्रांजेक्शन में से, कि भाई फर्म की ट्रांजेक्शन थी उसमें से उसने खुद प्रॉफिट ड्राइव कर लिया, और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द, या फिर उसने क्या किया, वो प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर ली, और बिजनेस कनेक्शन, कोई कनेक्शन था, वो बिजनेस कनेक्शन कहाँ से मिल रहा था, फर्म के कनेक्शन से मिल रहा था, उसको यूज करके उसने कोई प्रॉफिट अर्न किया, ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, या फिर उसने क्या किया, फर्म नेम को यूज किया, फर्म नेम को यूज करके कोई प्रॉफिट अर्न किया, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। तो उसके लिए वो क्या करेगा, जो भी इनमें से किसी भी तरीके से प्रॉफिट अर्न किया गया वो फर्म को उसको प्रॉफिट देना होगा, कि भाई ये प्रॉफिट तूने फर्म के कॉन्टैक्ट्स प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन को यूज करके किया है, तो ये प्रॉफिट तेरा प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट है, सो यू हैव टू गिव बैक दैट प्रॉफिट टू फर्म। फिर बी पार्ट में बोलता है इफ अ पार्टनर्स कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, जैसे मान लीजिए कि उनका गाड़ी बेचने का बिजनेस है, तो वो भी उसी टाइप का काम करता है, सेम नेचर का काम करता है, एज एन कम्पीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, क्योंकि वो भी उससे कम्पीट करेगा कि भाई ए बंदे को गाड़ी बेचनी है, मैं पर्सनली भी बेचूंगा, फर्म के थ्रू भी बेचूंगा, अगर वो जो सामान बेच रहे हैं, ही शैल अकाउंट फॉर पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट मेड हिम इन दैट प्रॉफिट। तो वहाँ पे वो जो प्रॉफिट उसको हुआ होगा वो सारा उसको उस फर्म को देना पड़ेगा। यहाँ पे आप पुलिन वर्सेस महिंद्रा का केस देख सकते हैं, जहाँ पे इसी तरीके की चीज़ हुई थी, और सेम इसी तरीके का केस एक है, उसका नाम है वाई वेंकट राणा चौधरी वर्सेस जी लक्ष्मीधरन वर्मा AIR 1994। तो इन केसेस के अंदर आपको ये फैक्ट जो है मिल जाएंगे। तो सेक्शन 16 के अंदर हमें इतनी बातें बताई गई हैं। फिर आते हैं हम सेक्शन 17 के ऊपर। सेक्शन 17 क्या बोलता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फर्म, कि अगर कोई चेंज हो गया फर्म में उसके बाद उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, वही बात की अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात बोली गई है तो वो, अदरवाइज क्या होगा। सबसे पहले बोलता है आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, कि अगर कोई फर्म के अंदर चेंज कर लिया जाता है उसके बाद, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म्स, क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के अंदर कोई चेंज हो रहा है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन द सेम। तो जो अब नई पार्टनरशिप एक तरीके से बनी है उसके अंदर उनके जो पार्टनर्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो क्या रहेंगे, जो भी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज थी वो सेम रहेंगे।
ऐसे ही आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फर्म ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, मतलब कि मान लीजिए कि कोई फर्म जो थी ए बी सी ने मिलकर बनाई, उन्होंने कहा था कि हम 5 साल के लिए इसको चलाएंगे। अब 5 साल का पीरियड बीत गया, उसके बाद भी ये मिलके अभी इसको छठे साल के अंदर 7वें साल के अंदर चलाए जा रहे हैं। तो इस केस के अंदर भी क्या होगा, जो इन्होंने बी पार्ट में बताया है कि उनकी जो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे वो कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे, जो बी पॉइंट के अंदर बता रहा है। फिर सी पॉइंट में बता रहा है वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, मतलब कि जो फर्म है जो जिस भी पर्पस के लिए, जैसे एक वो पहले बनी थी ये रोड बनाने के लिए, इस चीज़ के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे उन्होंने एक ब्रिज बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। भाई एक एडवेंचर के लिए वो बनी थी, एक काम करने के लिए या एक से ज़्यादा जो भी काम करने के लिए, अब वो साथ में और एडवेंचर भी अपने अंदर ऐड कर रहे हैं, अंडरटेकिंग ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों के अंदर जो उनकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यही बात हमें इन तीनों पॉइंट्स के अंदर बताई गई है। अगर आप इस पॉइंट को पढ़ते हो तो यही बात इसके अंदर बताई है। तो यहाँ पे हमने जो इसका चैप्टर 3 है वो हमने ख़त्म कर लिया। चैप्टर 3 जो है वो हमने ख़त्म कर लिया, जिसके अंदर हमने सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 17 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को ख़त्म किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।